हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 47 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। यह जो आपका सेट चल रहा है जिसमें 47 तक का सेट हम लोग कर चुके हैं, यह आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी एग्जाम में काम आएगा। चाहे तो आप बात करें ग्रुप डी का या फिर एसएससी जीडी का या फिर यूपीएसआई का, बिहार एसआई का या फिर सचिवालय सहायक का, इन सभी एग्जाम के लिए यह जो आपका सेट प्रैक्टिस चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला है एक बहुपद 5x² - 7x + 2 के शून्य यानी कि मूल अल्फा और बीटा है, तो इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ध्यान से आप समझिएगा, अगर कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में है तो वह आपका कहलाता है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यह फॉर्म है किसी भी इक्वेशन का तो वह क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। इसमें क्या होता है कि जो x² के गुना में होगा वह a का मान होगा, जो x के गुना में होगा चिन्हों के साथ वह b का मान होगा, और जो कांस्टेंट होगा जिसके साथ x लगा नहीं होगा वह आपका c का मान होगा। x² के गुना में होगा वह a का मान, जो x के गुना में होगा वह b का मान, और जो कांस्टेंट होगा वह आपका c का मान होगा। ठीक है, इसमें दो फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं। एक फॉर्मूला यूज करते हैं मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योग बराबर होता है -b/a। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग, तो मूल हम लोग अल्फा और बीटा इसका लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b/a, और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। यह दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। लगभग जो क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनते हैं हम लोग इसके मदद से उसको बना लेंगे। ठीक है, तो मूलों का योगफल -b/a और गुणनफल हो जाएगा आपका c/a। जैसे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें देख लीजिए a का मान क्या होगा, जो x² के गुना में है, तो x² के गुना में 5 है तो a का मान 5 होगा। b का मान क्या होगा, जो x के गुना में है, तो x के गुना में क्या है -7, तो b का मान -7 होगा, और जो बच गया वह आपका c का मान, a का मान 5, b का मान -7, c का मान 2। तो इस हिसाब से इस इक्वेशन का हम मूलों का योग भी निकाल सकते हैं और गुणनफल भी निकाल सकते हैं। तो मूलों का योग निकालिए। सबसे पहले क्या होता है -b, तो b के जगह क्या लेंगे -7, यहाँ पे है -7 इस इक्वेशन में, तो -7 और बट्टा a, तो a के जगह 5। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर में प्लस हो जाएगा, 7 है तो 7, 5 है तो बट्टा में 5 रहेगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 7/5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, c/a, तो c का मान कितना है 2 और a का मान क्या है 5, यानी c/a का वैल्यू आपका 2/5 आ जाएगा। कहने का मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए उसके मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकाल सकते हैं। अब आते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है कि अल्फा और बीटा उसके मूल है यानी शून्य है, तो उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का मतलब कि अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/अल्फा, और बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/बीटा। मतलब हम लोगों से पूछा इसके व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन है, इसके व्युत्क्रमों का योग यानी इसका मान क्या होगा। तो इसके व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा से भाग करिए, अल्फा कैंसिल, बीटा से 1 में गुना तो क्या होगा ये आपका बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से 1 में गुना क्या होगा अल्फा हो जाएगा। हम इसी चीज को इतना लिख सकते हैं ना, इसका अगर भिन्न का जोड़ करेंगे तो वैल्यू इतना आएगा। अब देखो आपके पास क्या है ना कि बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, इसका वैल्यू पता है पहले से। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 7/5। इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा का मान 7/5 है, बट्टा है तो बट्टा। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान इस इक्वेशन में कितना है 2/5, तो यहाँ आप लिखिएंगे अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 2/5।
अब देखिए इसके भी बट्टा में 5 है, इसके भी बट्टा में 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा ऊपर में 7, नीचे में क्या बचा 2। यह 7/2 वैल्यू किसका आया है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, और यही हमें निकालना था, इसके व्युत्क्रमों का योग मतलब इसी का वैल्यू निकालना था, जो कि आपका कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो बेसिकली इसी फॉर्मूला का उपयोग हम लोग किए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है समचतुर्भुज से, उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो अगर हम बात करें समचतुर्भुज का ना, तो समचतुर्भुज का भी चारों भुजा आपस में बराबर होता है, बिल्कुल स्क्वायर जैसा, वर्ग के जैसा, इसका भी चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है ना। वर्ग में और समचतुर्भुज में समानता यह है कि वर्ग का भी चारों भुजा आपस में बराबर और समचतुर्भुज का भी चारों भुजा आपस में बराबर। डिफरेंस यह है कि वर्ग का चारों कोण जो है वह आपस में समान होता है, 90 डिग्री होता है, लेकिन इसका चारों कोण जो है वह आपका आपस में समान नहीं होता है। वर्ग का चारों कोण समान होगा, लेकिन इसका चारों कोण आपस में समान नहीं होगा, यही डिफरेंस होता है। लेकिन एक देख लीजिए, इसका प्रॉपर्टीज भी होता है कि जो समचतुर्भुज का विकर्ण है ना, दोनों विकर्ण वह एक दूसरे को समकोण पे यानी कि 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है, ठीक है। 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है, इसका मतलब देख लीजिए दोनों विकर्ण एक दूसरे को इस बिंदु पे काटा, और जब काटता है तो 90 डिग्री पे, मतलब यहाँ एंगल कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, और यह समद्विभाजित भी करता है। जैसे देखिए समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 13 मतलब प्रत्येक भुजा 13 ही होगा, 13 13 13 13। एक विकर्ण 10 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 10 लेंगे, तो आधा कितना होगा 5, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भुजा का माप क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। पूरा विकर्ण 10 है तो आधा कितना होगा 5। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर इसका हम नाम भी दे दे ABCD, और यहाँ पे अगर हम O ले लेते हैं, तो देखिए AOD, त्रिभुज AOD जो है एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो वह समकोण त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज। अब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, तो यह कर्ण हो गया। इसको हम ले लेते हैं आधार, तो यह क्या हो जाएगा लंब, तो OD हमारा यहाँ पे हो जाएगा लंब। तो लंब निकालिए, कैसे निकालते हैं, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण 13 है तो 13 का स्क्वायर 169, माइनस लंब का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 माइनस करिएगा 144, ठीक है, और 144 का वर्गमूल क्या होगा 12, तो OD का मान 12 आया। तो अगर OD का मान 12 आया, इसका मतलब इस पूरे विकर्ण का माप क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12, तो इधर वाला भी क्या होगा 12 होगा, यानी पूरे विकर्ण का माप आपका 12 और 12 24 हो जाएगा। तो हमें यही बताना था कि इसके दूसरे विकर्ण का माप क्या होगा। एक विकर्ण का माप पता था, दूसरे विकर्ण का माप क्या होगा, दूसरे विकर्ण का माप 24 हो जाएगा। अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। एकमात्र ऐसा चतुर्भुज है जिसके क्षेत्रफल को विकर्णों की मदद से निकालते हैं। 1/2 गुने पहला विकर्ण जो कि 10 है गुने दूसरा विकर्ण जो कि आपका 24 है, ठीक है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो समचतुर्भुज का जो भुजा होगा उसको तो आपको लेना है कर्ण, तो एक कर्ण का स्क्वायर माइनस पहला विकर्ण जो होगा उसका आधा आपको ले लेना है, यह हो जाता है लंब, और रूट अंडर इसको करिए 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, वर्गमूल करेंगे 12, यह दूसरे विकर्ण के आधा का वैल्यू आ गया। दूसरे विकर्ण का आधा 12, तो दूसरा पूरा का पूरा विकर्ण आपका कितना हो जाएगा 24। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है ए बी की तुलना में दोगुना तेजी से कार्य करता है। ए जो है ना वह बी के तुलना में दोगुना तेजी से कार्य करता है। ए बी से दोगुना कार्य कुशल है, इसका मतलब यही हुआ, ए बी से दोगुना कार्य कुशल है। कार्य कुशलता को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं, मतलब ए का इफिशियंसी बी का दोगुना है। बी की तुलना में आगे देखिए, ए और सी बी की तुलना में तिगुना तेजी से कार्य करता है। ए और सी मिलकर जो है ना वह बी के तुलना में, ए और सी मिलकर बी के तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है, यानी बी का तिगुना इफिशियंसी किसका है, ए और सी का है। यही तो बोल रखा है इस क्वेश्चन में। अब आगे देखिए क्या बोला है, ए बी सी मिलकर एक काम को 30 दिन में, तो ए बी सी मिलकर देखिए तो इफिशियंसी कितना हो रहा है 3 और 1 4, तो ए बी सी मिला के इफिशियंसी 4, और 4 इफिशियंसी वाला को समय कितना दिन लगता है 30 दिन, यानी कि तीनों मिलकर इस काम को कितना,
यानी काम का कुल मात्रा क्या होगा 4 गुने 30, तीनों मिलकर तो ए बी सी मिला के इफिशियंसी कितना 4 इफिशियंसी वाला को समय लगता है 30 दिन। तो हम अब निकालते हैं कि बी इस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो बट्टा में बी का इफिशियंसी, यहाँ से क्या निकलेगा बी इस काम को कितना दिनों में करेगा, 30 चौके 120 बट्टा 1 यानी 120 दिन। तो 120 दिन समय किसको लगेगा, बी को लगेगा। तो यहाँ से केवल बी का निकाल सकते हैं कि बी पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, साथ में ए और सी का निकाल सकते हैं, ए का नहीं निकाल पाएंगे यहाँ से। तो 120 दिन बोला इनमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो 120 दिन बी को लगेगा। तो बी का 120 दिन किस ऑप्शन में, देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 80 है, विकल्प बी में बी का 120 दिन लिखा है, तो हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, देखिए बी का, अब इसमें आइए बी का इफिशियंसी कितना है 1, और एक इफिशियंसी वाला को समय कितना दिन 120 दिन। तो काम का कुल मात्रा 1 गुने 120, तो ए को कितना समय, तो बट्टा में ए का इफिशियंसी यानी कि 2 से काटिए कितना हो जाएगा 60। तो ए को कितना दिन समय लगेगा 60 दिन, तो ए को 60 दिन, बी को 120 दिन। तो ऐसा विकल्प केवल विकल्प बी है, तो वही विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। इफिशियंसी अगर पता हो, इफिशियंसी का मतलब है कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो ए बी सी मिलकर एक दिन में 4 काम करेगा। देखिए ए सी और बी, तो ए बी सी मिलकर एक दिन में 4 काम, जबकि समय लगता है 30 दिन, तो काम का कुल मात्रा 4 गुने 30 होगा। अब इस काम को बी से लेना है, तो बट्टा में हम लोग लिखेंगे बी का इफिशियंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है साइन टू द पावर 4 a माइनस कॉस टू द पावर 4 a का वैल्यू 1 है, तो a बट्टा 2 का मान क्या होगा। अच्छा देखिए यहाँ एंगल a का मान जो होगा ना वह पक्का 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 और 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 होगा, और कॉस 90 का मान 0, 0 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 0, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू आपका यहाँ पे स्पष्ट है कि 90 डिग्री होगा, तो a बट्टा 2 का मान कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अगर a का मान 90 डिग्री है तो a बट्टा 2 का मान कितना 45 डिग्री। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो साइन और कॉस कितना डिग्री पे 1 और 0 होता है 90 डिग्री पे। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0 होता है, ठीक है। तो साइन 90 a के जगह अगर 90 लेते हैं तो साइन 90 1 का पावर 4 1 ही रहेगा, ठीक है। कॉस 90 0, 0 का पावर 4 0 ही रहेगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा यहाँ पे 1। अगला देखिए बोला है तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू किया। यह क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। तरुण और तपन 2 व्यक्ति है, ठीक है। एक क्या है आपका तरुण है और दूसरा जो है वो आपका तपन है। तरुण देख लीजिए कितना पूंजी व्यापार में लगाया है। तरुण व्यापार में पूंजी लगाया है 13,000, ठीक है। तरुण का पूंजी व्यापार में कितना है 13,000 और तपन का पूंजी व्यापार में कितना है 19,500, ठीक है। चलिए यह दोनों के पूंजी का अनुपात हो गया 13,000 19,500। लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। तो तपन का निवेश व्यापार में कितना माह तक लगा है 8 माह। तो पूंजी गुने समय लाभ होता है पार्टनरशिप में, है ना। पूंजी गुने समय बराबर क्या होता है लाभ। तो तपन का पूंजी इतना, समय इतना, पूंजी गुने समय, तपन का लाभ निकल गया। तो 8 माह के बाद तपन अपना पूंजी व्यापार से वापस ले लिया है। पहले 12 महीने के लाभ को दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। तो तरुण तो अपना पूंजी व्यापार से नहीं निकाला है, यानी 12 महीने के व्यापार में पूरा 12 महीना तरुण का पूंजी लगा होगा और यह 8 माह के बाद अपना पूंजी निकाल लिया। तो पूंजी गुने समय, तपन का लाभ इतना, पूंजी गुने समय और तरुण का लाभ इतना। अब दोनों के लाभ का अनुपात निकालिए। देखिए कटने वाला होता है अनुपात में तो काटते हैं, 00 से 00 कैंसिल। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 5 नमा 45 हो जाएगा। 13 से काटेंगे 13 दूना 26, 13 तिया 39। इधर देखिए 12 दूना 24, इधर भी 8 त्रिक 24, 24 कैंसिल। इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1, इधर भी कुछ नहीं बचा मतलब कि 1 बचा। तो 1:1 के अनुपात में दोनों को लाभ बांटा जाएगा। 1:1 के अनुपात में दोनों को लाभ बांटा जाएगा, मतलब कि दोनों के बीच में लाभ का बंटवारा बराबर होगा। कुल लाभ में दोनों का हिस्सेदारी बराबर होगा, ठीक है। पूंजी गुने समय हम लोग करेंगे तो लाभ निकल जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितना बार समकोण बनाती है। जो घड़ी का सुई है ना वह प्रत्येक घंटा में, यानी 1 घंटा में ना 2 बार समकोण बनाता है, ठीक है। घड़ी का सुई जो है वह 1 घंटा में कितना बार समकोण बनाता है 2 बार। लेकिन 12 घंटे में ना, या 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 22 बार समकोण बनाता है, ठीक है।
22 घंटे में 12 घंटे में कितना बार समकोण बनाता है? या 22 बार समकोण बनाता है। प्रत्येक घंटा में 2 बार समकोण बनाएगा, लेकिन पूरे 12 घंटा में ना सिर्फ यह 22 बार, होना चाहिए 24 बार, लेकिन 22 बार समकोण बनाता है। 3 बजे और 9 बजे वह सिर्फ 1 बार समकोण बना पाता है। तो 12 घंटे में जो है वह 22 बार समकोण बनाता है। तो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में, अब इसी रेफरेंस को यूज करिए, 24 घंटे में 22 दूना 44 बार यह समकोण बनाएगा। तो 24 घंटा मतलब एक दिन में 44 बार। तो बोला है यहाँ पे कि एक सप्ताह में यानी कि 7 दिन में कितना बार समकोण बनाएगा? तो एक दिन में 44 बार समकोण बनाता है। तो 7 दिन में 44 गुने 7, 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30, यानी कि 308 बार समकोण बनाएगा। एक दिन में 24 घंटा में 44 बार, तो एक सप्ताह में यानी 7 दिन में 44 गुने 7 यानी कि 308 बार समकोण बनाएगा। हालांकि जनरली यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक दिन में कितना बार समकोण बनाएगा? तो एक दिन में 44 बार समकोण बनाता है। यहाँ 7 दिन में पूछा गया है, तो 44 गुने 7 कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है किसी वृत्त के एक चाप की लंबाई वृत्त के परिधि के 2/9 है। किसी वृत्त के परिधि के 2/9, जैसे देख लीजिए यह पूरा का पूरा वृत्त का परिधि हो गया, ठीक है। चलिए यह आपका वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया। अब एक चाप ले लेते हैं हम यहाँ पे, इस चाप का नाम हम ले लेते हैं ए बी। यह चाप हो गया ए बी, यहाँ पे हम ओ ले लेते हैं और इस चाप के द्वारा यही एंगल बनाया गया, इस एंगल का माप हम ले लेते हैं थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बोला है किसी वृत्त के एक चाप की लंबाई, यही चाप है ए बी, इसका जो लंबाई है ना, कोण बनाने के लिए जो पॉइंट यूज करते हैं वही चाप कहलाता है। तो यह जो चाप का लंबाई है वह पूरे वृत्त के परिधि का 2/9 है। पूरे वृत्त के परिधि का कितना है? 2/9 है। तो केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण का माप क्या होगा? तो पूरे वृत्त के द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। पूरे वृत्त के द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण? 360 डिग्री का कोण बनता है। और यह जो चाप है वह परिधि का 2/9 है। तो यहाँ जो कोण बनेगा, इस चाप के द्वारा जो कोण बनेगा वह पूरे कोण के, परिधि के द्वारा बनाए गए कोण के 2/9 के बराबर होगा। तो परिधि 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 का 2/9, 9 चौके 36, 40, 40 गुना 2 यानी कि 80 डिग्री का कोण जो है वह आपका ए बी चाप के द्वारा, इस चाप के द्वारा बनाया जाएगा। क्योंकि यह जो चाप है वह परिधि का 2/9 है। तो परिधि यानी पूरे मिला के 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप परिधि पर बनाए गए कोण का 2/9 कोण बनाएगा, क्योंकि चाप का लंबाई परिधि के लंबाई का 2/9 है। तो 360 का 2/9 यानी कि 80 डिग्री का कोण बना लेगा। अगला, पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण, जिसमें पानी और शरबत में 4:1 और 3:1 का अनुपात। देखिए पानी और शरबत, पी से पानी लिए, एस से शरबत लिए, ठीक है। पानी और शरबत में 4:1 का अनुपात है पहले बर्तन में। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। दूसरे बर्तन में भी पानी और शरबत में, दूसरे बर्तन में भी पानी और शरबत में क्या अनुपात है? 3:1 का अनुपात है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है? उनको 1:2 के अनुपात में मिलाना है, ठीक है। उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाना है। इसका मतलब कि पहला का अगर हम 1 भाग लेंगे तो दूसरा का 2 भाग लेना है। 1:2 के अनुपात में इसको मिलाना है, यानी कि पहला का 1 भाग तो दूसरा का 2 भाग लेना है। तो अंतिम मिश्रण में अगर इसका 1 भाग और इसका 2 भाग लेकर के अगर हम मिलाए आपस में, तो अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले मात्रा बराबर करिए दोनों बर्तन का। 4 1 5, 3 और 1 4, तो 5 और 4 कहाँ जाके बराबर होगा? 20 पे। तो 5 चौके 20, 4 पंचे 20। अभी देख लीजिए दोनों जगह मात्रा बराबर हो गया। 5 है, मिश्रण का मात्रा 4 और 1 5, तो 5 चौके 20, 3 और 1 4, 4 पंचे 20, मिश्रण का मात्रा बराबर। अब हमें क्या करना है कि इसका 1 भाग तो इसका 2 भाग, मतलब इसके मात्रा को इसके मात्रा का 2 गुना करना है। तो पहले मात्रा बराबर कर लिए, अब इसको 2 गुना कर लिए। अब अपने आप इस मिश्रण के मात्रा का 2 गुना इसका मात्रा होगा। 10 से गुना करिए दोनों में, तो 10 तिया कितना हो जाएगा? 30, और 10 से कम कितना हो जाएगा? 10। प्रत्येक में किसी भी अंक से गुना करने से मान में कोई अंतर नहीं आता, इस वजह से हम लोग किए हैं। और 4 से इस दोनों में गुना करिए, 4 चौके 16, और 4 से 1 में गुना करिए 4। इसमें मिश्रण का मात्रा देखिए 20, और इसमें मिश्रण का मात्रा देखिए 40। इसका 2 गुना है, हमें उसी तरह से लेना था, 1:2 के अनुपात में मिलाना था, मतलब इसके मात्रा का 2 गुना मात्रा हमें यहाँ से लेना था, ठीक है। अब आप मिला दीजिए।
अब जब आप मिलाइएगा तो पानी और शरबत का क्या अनुपात होगा, तो पानी कुल मिला के देख लीजिए कितना हो जाएगा, पानी कुल मिला के 16 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 16 और 30 आपका हो जाएगा 46। तो पानी का कुल मात्रा हो जाएगा 46 और शरबत का कुल मात्रा कितना होगा, तो 4 और 10 14, दोनों जगह से इकट्ठा करिए तो शरबत का कुल मात्रा हो जाएगा 14। अनुपात इसका क्या होगा, यही अनुपात होगा, दोनों कटने वाला है, काटिए, 2 से कटेगा तो यह हो जाएगा आपका 23 और यह हो जाएगा आपका 7, यानी कि पानी और शरबत का यही अनुपात हो जाएगा 23:7। दोनों बर्तन के मिश्रण को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो पानी 16, इसमें 30 और 16 कितना 46 हो जाएगा, और शरबत कितना है ना, शरबत कितना, इधर 4 है इधर 10 है, 4 और 10 मिला के कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें इसको एक साधारण भिन्न में बदलना है, मतलब यह क्वेश्चन रेकरिंग का है। रेकरिंग के सवाल को देखिए हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, गौर से देखिए। रेकरिंग के सवाल को सोल्व करने का तरीका है कि रेकरिंग के सवाल में अगर कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर रेकरिंग ना हो तो पूरा को संख्या मानेंगे। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा 245, ठीक है, संख्या हो जाएगा हमारा कितना 245। अब इसमें देख लीजिए, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 2 4 5, यही होगा ना 0 2 4 5, यानी कि 245 पूरा को संख्या मानेंगे। अब इसमें से उसको घटा लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग किसके ऊपर नहीं है, 0 2 के ऊपर नहीं है, मतलब कि 2 के ऊपर नहीं है, तो 2 को घटा लेंगे। अब इसके बट्टा में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। तो 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9, और जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 2 0 लिखेंगे। ठीक है, पूरा को संख्या मानेंगे 0 2 4 5, यानी कि 245। 0 है, इसको लगाने से कोई लाभ है नहीं तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो पूरा को संख्या मानेंगे तो संख्या क्या होगा 245। इसमें से उसको हटा लीजिए जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 2 के ऊपर नहीं है तो 2 को घटा लीजिए। बट्टा में 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9, और 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, पॉइंट के बाद देखेंगे 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 2 0। 245 में से 2 माइनस करेंगे तो 243 होगा। 243 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 9900 हो जाएगा। गौर से देखिए, दोनों कटने वाला है क्या, दोनों कटेगा। आप इसको 9 से काट के देखिए, 4 3 7 9, 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 7 63, और 9 से अगर काटते हैं तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 00 हो जाएगा। यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा 27/1100। 27/1100 यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कर लीजिए इसको, 27/1100 विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न क्या है कि पी क्यू और आर का मान क्या होगा, तीनों का मान बताना है, पी क्यू और आर का। इसका मान बताने के लिए कौन सा कथन अनिवार्य है, तो पहला कथन P प्लस क्यू के होल स्क्वायर बराबर 16, तो इससे P प्लस क्यू का मान तो आ जाएगा ना, P प्लस क्यू का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इससे P प्लस क्यू का मान आया, तो क्या कथन 1 पर्याप्त है अकेले, नहीं, कथन 1 से तो केवल P प्लस क्यू का मान निकाल सकते हैं। अच्छा, P माइनस क्यू का मान दे रखा है, देखिए, तो P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के मान से हम P का भी मान निकालेंगे और Q का भी मान निकालेंगे, और P का मान निकल जाएगा तो 2P अगर करेंगे तो R का भी मान निकल जाएगा। मतलब नंबर 1 और नंबर 2 दोनों मिला के हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका जवाब देने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए मात्र एक कथन पर्याप्त है, नहीं, सवाल का जवाब देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। तो हमारा आंसर यही विकल्प बी होगा कि जो सवाल है कि P क्यू आर का मान क्या होगा, इसका जवाब देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, क्योंकि इससे P प्लस क्यू का मान निकलेगा और यहाँ P माइनस क्यू का मान दिया है, तो इस दोनों की मदद से P और Q दोनों का मान निकल जाएगा, है ना। समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे तो P और Q दोनों का मान निकलेगा, और P का मान निकल जाएगा तो R बराबर 2P लिखा है, तो यहाँ से R का मान निकल जाएगा, यानी P Q R दोनों का मान निकल जाएगा। किसके मदद से, 1 और 2 दोनों के मदद से। तो सवाल का जवाब देने के लिए 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है। ठीक है, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।